एंड गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और ये डायग्राम तो हम कल ही पिछले लेक्चर में ही बनाए थे, इसी डायग्राम से आज हमको पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हम आपको बना के दिखा दिए थे कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए आएगा आपके पेपर में, बोलेगा मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करने का मतलब कि चित्र बना करके और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा, पाचन तंत्र के बारे में लिखना पड़ेगा। तो वहीं ये बनाइएगा, ये चित्र यही बनाना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ डायग्राम में नहीं है। देख रहे हैं हमको आर्ट नहीं बनाने आता है तो इतना सुंदर बना दिए, देख के आर्टिस्ट पगला जाएगा। वैसे चलिए देखिए, छोटी आंत के बारे में आज हमको पढ़ना है। छोटी आंत से भोजन को आगे ले जाना है। हम पहले क्या पढ़े थे, कल पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम शुरू किए थे भोजन का पाचन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम शुरू किए थे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हम जानते हैं हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में जो दांत है भोजन को फिजिकल क्रिया करके थूर कुछ देता है, उसके बाद लार उसमें लभरा जाता है, जिसके वजह से लार से भी भोजन का पाचन हो जाता है। कुछ लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज या टाइलिन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसमें? माल्टोस शर्करा में। फिर लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। जो भी बैक्टीरिया जानते हैं, आदमी ऐसे कुछ देखिएगा गांव में मिस्त्री को ना ऐसे ईंट जोड़ता रहेगा, ऐसे सुरती दिया जाएगा खा लेगा। ऐसे कोई आदमी ऐसे करीखा वरीखा लगा होगा हाथ में, मोबिल वोबिल, और खाना दिया जाएगा, कुछ भी खाने के लिए मिठाई लीजिए, मिठाई खा लेगा। तो जो ये आदमी का फुअर कमाई है, इसके वजह से हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, जिससे कि हमारे हाथ में जो भी बैक्टीरिया थे मुंह में गए तो अंदर ना जाके रोग ना फैलाएं। इसके लिए हमारे लार में एंजाइम पाया जा रहा है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक, पूरे तरह से नहीं मारा, जो कि पेट में जाके आगे चल करके मरेंगे, अभी हम बताते हैं। उसके बाद तीसरा एंजाइम क्या था? देखिए लार में क्या था? लार में एमाइलेज या टाइलिन था। दूसरा लाइसोजाइम था। क्या था इसमें? म्यूकस था। म्यूकस एंजाइम नहीं है, ये भोजन को चिकना बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है, ताकि भोजन सड़क के पेट में चला जाए। नहीं तो पता चला एकदम खरकुचा जाएगा, हमारा जो आहार नाला है वो खरकुचा जाएगा। कहाँ से कि भोजन सूखा रहेगा, सड़केगा नहीं, तो ऐसे लगेगा खर होके जा रहा है भोजन, तो खरकुचा जाएगा, समझ रहे? उसके बाद अगला क्या था? जल हमारे लार में था। तो लार में जल था किस लिए? ताकि भोजन नम बन सके, गीला हो सके भोजन। तो हमारे लार में इतनी चीजें पाई जा रही थी। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। यहाँ पे होता है ग्रसनी। मुख गुहा जो है सीधा ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी कीप के आकार का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सांस भी आता है और खाना भी जाता है। इससे 2 नली निकले होते हैं। इस कुप्पी से 2 नली निकले होते हैं। इस कुप्पी को बोलते हैं ग्रसनी। इससे 2 नली, एक सांस वाला आगे की तरफ, ये सांस वाला निकला होता है, इसके पीछे निकला होता है भोजन वाला। तो भोजन को सांस वाले में नहीं जाने देना है, इसलिए सांस की नली के ऊपर एक लगा होता है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का एक दरवाजा। जो कार्टिलेज होता है, जब दिमाग उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भोजन आ रहा है, बंद हो जाओ, सांस नली को बंद कर लो, तो सांस नली को ऐसे ढक लेता है ताकि भोजन खाना वाला नली में जाए। नहीं तो भोजन चल जाएगा फेफड़ा में, तो फेफड़ा मच के मारेगा, और जब मारेगा तो बहुत तेज खांसी आएगा, मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो इसलिए हमारे सांस वाले नली में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद हमारा एसोफेगस। एसोफेगस आता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें क्रमानुकुचन गति होती है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। आ जाता है फिर भोजन अमाशय में। अमाशय पेट को बोलते हैं। हम पूरे को ऐसे बोल देते हैं सब हमारा पेट है, बस छाती से नीचे सब पेट है बोल देते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि उदर गुहा बोलते हैं, ना कि पेट। उसमें पचौनी वचौनी पेट वगैरह सब होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं पेट है नॉर्मल। लेकिन उसके अंदर बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन सब कुछ होता है। तो उसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सब कुछ ये होता है। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। ये चूंकि पेट है, हम बोल देते हैं पूरा पेट ही है। तो ये अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन आता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे पचता है। अमाशय की दीवारें मोटी होती हैं, जो कि भोजन को एकदम मथ देती हैं, पचक फूल के ऐसे पूरा भोजन को मथ देती हैं, मथ करके और उसमें गैस्ट्रिक जूस मिला देती हैं। अमाशय की दीवारों से क्या निकल रहा होता है? गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है? जठर रस में हम 5 चीज़ें आपको बताए थे। जठर रस में क्या क्या मिलता है? पेप्सिन मिलता है, HCl मिलता है, और अभी एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हम गलत बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी, अभी बताते हैं। देखिए पेप्सिन मिलता है, HCl मिलता है, उसके बाद लाइपेज मिलता है, लाइपेज जो कि वसा का पाचन करेगा। समझ में आ गया? उसके बाद क्या मिलेगा? म्यूकस मिलेगा। ठीक, ये 4 चीज़ें हम बताए थे। और देखिए
ये पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन में से बैक्टीरिया को मार देगा, भोजन में से बैक्टीरिया को मार देगा और बैक्टीरिया को मार करके भोजन को शुद्ध बनाएगा। जो मुंह में बैक्टीरिया नहीं मरे थे वो पेट में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर शरीर पे गिर जाए तो शरीर जल जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में से बैक्टीरिया को मार देता है। अब यहीं पे हम एक चीज़ गलत बोल दिए थे, हल्का सा हम वैसे बोले थे कि भोजन को ये थोड़ा सा गलाता है इसलिए ये एंजाइम है, लेकिन एंजाइम नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए एंजाइम नहीं है, हम भूल गए थे कल, हल्का सा भूल गए थे, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब बताइए, देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एंजाइम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड नहीं है। मतलब कि एंजाइम जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन HCl क्या है? HCl में एंजाइम प्रोटीन नहीं है, इसलिए ये एंजाइम नहीं है। ये क्या करता है? बस एक लिक्विड है, एक एसिड है जो कि भोजन में से बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है? ये पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है। और ये एक्टिव क्यों करता है? देखिए पहले रहता है पेप्सिन, पेप्सिनोजन नाम से रहता है। पहले पेप्सिन एंजाइम पेप्सिनोजन नाम से रहता है, वो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। लेकिन ये एक्टिव नहीं रहता है, सोया रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा आता है, कहता है प्रोटीन आया तुरंत पचाने लगता है। तो जब प्रोटीन का पाचन कब होगा? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन के साथ मिलकर पेप्सिन एंजाइम बनाए, तब जाकर के भोजन का पाचन होगा। फिर क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है, लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। फिर आपको बताए थे हम म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? अभी बताए हैं कि जो भोजन को चिकना बनाता है, उसी टाइप का म्यूकस होता है हमारे पेट के अंदर। और वो पेट के अंदर क्या काम कर रहा है? इसे तो भोजन को स्लिपरी बनाने के लिए लार में म्यूकस था, चिकना बनाने के लिए। पेट के अंदर क्या करता है? तो जो म्यूकस होता है यह क्षारीय होता है। अब पेट की दीवारें जो हैं प्रोटीन से बनी हुई हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी नहीं सहन कर सकती हैं और पेप्सिन एंजाइम को भी नहीं सहन कर सकती हैं। पेट में पच जाएगा, पेट जो है अमाशय जो ये पच जाएगा, पेप्सिन से अमाशय पच जाएगा। तो अमाशय जब चला जाएगा तो भोजन आके कहाँ रहेगा? तो इसके लिए इस पे एक लेयरिंग होती है। जैसे हम अपने शरीर पे पूरा तेल पोत लेते हैं, लभेर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर पानी ना लगे, होली होली में कलर ना लगे, वैसे ही पेट के अंदर दीवारों पे म्यूकस की परत चढ़ जाती है, म्यूकस पोत दिया जाता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको गला नहीं सके, पेप्सिन इसको पचा नहीं सके इस पेट को, ताकि इसमें भोजन आकर के रह सके। समझ में आया? इसलिए इसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। फिर बताए थे एक चीज होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है? ये बस छोटे बच्चों में होता है, जो कि दूध को दही में बदलता है। हमारे अंदर दूध का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है जब तक वो दही में नहीं बदलता है। ये एडल्ट में नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा दूध नहीं पचा सकते हैं, बहुत कम से कम दूध पचा सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा होता है बहुत ज्यादा दूध पी के पचा देता है। अब यहाँ तक भोजन पच गया था, 3-4 घंटे इसमें रहेगा, खूब हौड़ाएगा, खूब खबड़ाएगा, इसमें खूब इसमें जठर रस मिलेगा। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे एक दरवाजा होता है, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब समझते हैं? ऐसे रबड़ टाइप का, जैसे मान लीजिए नली है ना, तो रबड़ टाइप का ऐसे बंधा होता है नली है यहाँ पे, अमाशय के बाद जस्ट ये बंधा होता है। अब ये कब खुलता है? जब इसमें पाचन कंप्लीट हो जाता है भोजन का। अमाशय में जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, पूरा 3-4 घंटा खूब बढ़िया से भोजन पच जाएगा, तब ये स्फिंक्टर यानी कि यहाँ से जो दरवाज़ा होता है ये खुलता है और भोजन इस नली में आता है। इस नली को क्या बोलते हैं? छोटी आंत। जो पतली सी नली है इसको बोलते हैं छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से आज हमको भोजन को पचाना चालू करना है। कहाँ से कि यहाँ तक हम पचा लिए थे, पेट तक कल ही पचा लिए थे, लेकिन आज हमको छोटी आंत से चालू करना है। मार कर लेने दीजिए पहले। देखिए छोटी आंत में भोजन कैसे आया? तो स्फिंक्टर के खुलने के कारण। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि पेट से, अब इतना आप याद रखिएगा, इसको लिखवा नहीं रहे, छोड़िए, रहने दीजिए। आप याद रखिएगा, ये पूछेगा वैसे नहीं पेपर में कि स्फिंक्टर यहाँ पे होता है पेट के बाद, अमाशय के बाद यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो खुलता है 3-4 घंटे बाद और भोजन छोटी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं, जो यहाँ से पेट से लेकर के और बड़ी आंत तक, यहाँ तक है, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक। इसको बोलते हैं ग्रहणी या डुओडेनम। क्या बोलते हैं? डुओडेनम, ग्रहणी या डुओडेनम। डुओडेनम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सी के आकार का जो है यहाँ तक, इसको बोलते हैं डुओडेनम यानी कि ग्रहणी। अब ये ग्रहणी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत जो होता है 5 से 6 मीटर लंबा आंत होता है,
5 से 6 मीटर लंबा पाइप होता है, समझ सकते हैं, बहुत बड़ा। ये इसमें घुर्ची आया हुआ रहता है। घुर्ची आने का मतलब समझते हैं, एकदम ऐसे मुड़ तुड़ के रहता है। घुर्ची आने का मतलब ऐसे मुड़ तुड़ के, छोटी आंत इस पेट में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, इसके अंदर खूब मुड़ तुड़ के रहता है। उतना हम मुड़ तुड़ के बना भी नहीं सकते, इतना ज्यादा मुड़ा हुआ होता है छोटी आंत। तो यह अत्यंत क्या होता है, अत्यंत कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे घुर्चिया के रह रहा है, समझ रहे हैं। तो घुर्चिया के रह रहा है कौन सा, छोटी आंत, इसलिए बोल रहे हैं कि छोटी आंत कुंडलित रूप में उदर गुहा में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। इसमें 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, ग्रहणी जिसको बोलते हैं, फिर बीच वाला पार्ट जिसको जेजुनम बोलते हैं, फिर लास्ट वाला पार्ट जिसको इलियम बोलते हैं। इन तीनों पार्ट को मिला करके बोला जाता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत पतली नली है, ये छोटी आंत जो है पतली नली है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर। ये आहार नाल का, पूरे एलिमेंट्री केनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। ये जो था एसोफेगस, ये 25 सेंटीमीटर था, बहुत होगा 10 सेंटीमीटर होगा पेट, 10 से 20 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर ये भी छोटा ही है, लेकिन ये घुर्चिया के खूब बढ़न है। छोटी आंत जो है खूब बढ़न है, घुर्चियाया हुआ है इसी में, समझ रहे हैं, कुंडलित है। तो ये बहुत बड़ा है, 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। अब इसमें भोजन जब आता है तो इसमें 3 जूस निकलते हैं। पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखवाएंगे। इसमें 3 ठे जूस निकलते हैं, जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। क्या क्या, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे 3 तरह की ग्रंथियां आती हैं। ये जूस, जो भी जूस, जहां से भी जूस निकल रहा है वहां ग्रंथि होगी तभी निकलेगा। जैसे हमारा लार एगो जूस है, ये निकल रहा है तो इसमें लार ग्रंथि हेल्प कर रहा है। हमारे गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, यानी पेट के अंदर भी कुछ ग्रंथियां हैं, वो गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हैं, जिसको हम जठर ग्रंथि बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, वो गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है। बाइल जूस का श्रावण कौन करता है, ये लीवर करता है, यानी कि यकृत करता है, हमारा जिगर करता है। आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, लीवर के टुकड़े हो, और कुछ नहीं हो, समझ में आया, आप मेरे लीवर के टुकड़े हो। और क्या, इस लीवर से क्या निकलता है, यानी यकृत से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। फिर पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज। ठीक, देखिए पैनक्रियाज यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये पैनक्रियाज है, जो मकई के जैसे दिख रहा है ना, मकई का बाल लग रहा है, वही है पैनक्रियाज। यहाँ पे ये पीछे क्या था, लीवर था, देखिए दिखा रहा है, ये लीवर था, ये लीवर है। इसके नीचे आप देख रहे हैं गाल ब्लेडर, एक हरे कलर का रंग का थैला देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गाल ब्लेडर, यानी पित्त की थैली। इसी में पथरी हो जाता है ना, तो इस थैलिया को काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन ये काट के निकालने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। कहाँ से कि जो भी बाइल जूस बनता रहेगा इसमें इकट्ठा होता रहता है पहले, और जब इस थैली को काट करके निकाल देंगे तो ये सीधा छोटी आंत में आते रहता है, जिससे कि गैस्ट्रिक वगैरह का, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उतना अभी हमको नहीं समझना है, समझाएंगे हम आपको अभी, जब धीरे धीरे समझाएंगे। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज ये है। और इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलेगा, आंत से निकलेगा। इस छोटी आंत के अंदर छोटी 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 ग्रंथियां हैं, जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, यानी आंतरीय रस निकलेगा। समझ में आ गया। अब ये तीनों जूस जो है भोजन पे क्रिया करेंगे और भोजन को पचा देंगे। अब यहाँ पे भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा, इस छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखते हैं, यह आहार नाल का, यह आहार नाल का, उधर उधर ध्यान न दो यार, हमारे तरफ हम सुंदर नहीं लगते हैं। यह आहार नाल का सबसे लंबा, कितना लंबा है, 5 से 6 मीटर, वह सकरा भाग है। क्या बाबू, भाग है, भाग भागने वाला भाग नहीं है, पार्ट है, समझ में आया, भाग। यह आहार नाल का सबसे सकरा व लंबा भाग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट या लिख सकते हैं, सीधा आप लिख दीजिएगा भोजन, या लिख सकते हैं भोजन, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट
इसके बाद वसा एंड प्रोटीन, आधा इंग्लिश हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा सिंबल एंड प्रोटीन, थोड़ा सा हमको लिखने में जानते ही हैं। प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, मतलब कि सिंपल सा बात है, भोजन का पाचन इसमें पूरा हो जाता है, भोजन पूरा तरीका से पच जाता है। कुछ भी पूरा तरीका से नहीं होता है, मतलब भोजन पूरा तरीका से पचने का मतलब कि अब हम उसको नहीं पचा सकते हैं आगे, इतना भोजन इस आंत में पच जाता है कि अब उसको आगे नहीं पचाया जा सकता हमारे द्वारा, हम अब भोजन को नहीं पचा सकते हैं, जितना पचा सकते थे उतना पचा दिए, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, बस इतना ही, ठीक। तो इसी में, इसी छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। अब आगे के पार्ट में क्या होगा, जब भोजन यूं पच गया तो यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब आगे क्या होगा अभी बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए धैर्य जरूरी है, अब आप धैर्य ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे ये भोजन का पाचन होगा, अब सबसे ज्यादा यहीं पे भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में ही, और छोटी आंत में भोजन पच जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें यानी छोटी आंत में 3 पाचक रसों की क्रिया भोजन पर होती है। कौन कौन सा रस है, पहला है पित्त रस, पहला है पित्त रस, पहला यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्या है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी से लिखे हैं ना यार, अग्नाशयी रस, जिसको बाई जूस पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूस इसको बोल देते हैं। देखिए अब भोजन जो आया था पेट से वो कैसा था, आप इमेजिन कीजिए, भोजन जो पेट से आया होगा कैसा होगा, इसमें था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आंत में भोजन आया है, इंटेस्टाइन में जो भोजन आया, छोटी आंत में जो भोजन आया, कहाँ से आया, पेट से आया, अमाशय से आया। अमाशय में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, खूब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब ये भोजन कैसा होगा, तो यानी एसिडिक होगा। तो जो भोजन आएगा छोटी आंत में वो एसिडिक है, यानी अम्लीय है। तो कहीं पे आप एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि छोटी आंत में कौन सा भोजन आया होगा, अम्लीय भोजन आया होगा। एक पॉइंट कहीं पे भी लिख लीजिएगा कि इसमें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें अमाशय से अम्लीय भोजन, राइटिंग तो कौवा का टंगड़ी हो रहा है, अम्लीय भोजन आता है, ठीक। देखिए ये 3 रसों की क्रिया होगी, 3 पाचक रसों की क्रिया होगी। हम पढ़ते हैं पहला, देखिए जिसको बोलते हैं पित्त रस यानी बाइल, BILE, सही है क्या, BILE इसीलिए बोलते हैं, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, जूस। देखिए जूस, ये अंग्रेज सब इंग्लिश का पूरा नक्शे बिगाड़ दिया है। पेनक्रियाटिक जूस, सही है, इंटेस्टाइनल जूस, सही है। आपको स्पेलिंग लिखवाते समय हमको देखना पड़ता है, ये अंग्रेज सब अंग्रेजी का 10 नक्शे बिगाड़ देता है सब। देखिए आंत्र रस, वैसे हम ही बिगाड़ते हैं, अंग्रेज सब नहीं बिगाड़ा है। आंत्र रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस, ये 3 रसों की क्रिया होती है। अब ये रस कहाँ से आते हैं, ये जूस कहाँ से आते हैं, देखिए ये जूस जो है पित्त रस यानी बाइल जूस, लीवर से आता है, तो हमको लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आंतरीय रस आंत से आता है, छोटी आंत में से कुछ ग्रंथियां होती है जिनसे आता है, तो आंत के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, बस हल्का हल्का है, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हेडिंग लगाइए पित्त रस, पहला हेडिंग पित्त रस, पित्त रस में क्या लिखेंगे, यह हरे पीले का मतलब सुगावा कलर, मतलब तोते का कलर देखें वैसे, तो हरे पीले
रंग का क्षारीय द्रव है, याद रखिएगा, क्षारीय द्रव है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय द्रव है। भोजन कैसे था? अम्लीय था। ये जो बाइल जूस है कैसा? क्षारीय है, यानी कि इसका पीएच जो है कैसा है? ये जो मतलब उसका उल्टा है, सॉरी उसका उल्टा है। ये जो भोजन है अम्लीय, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है पित्तरस क्षारीय है, इसका पीएच 8 से ऊपर होगा वैसे, ठीक, पीएच 8 से ऊपर होगा, इसलिए ये क्षारीय है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है, जिगर में होता है, यकृत में होता है, जो उदर गुहा में दाईं तरफ डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है, डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है, ठीक। अब ये जो होता है ये क्या काम करता है? जब पित्तरस क्या काम करता है? आया तो हमको पता चल गया कि लीवर से, ये इस लीवर से आता है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है? एक चीज और हमको दिख गया, ये क्या कहलाता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय अतिरिक्त पित्तरस को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक, देखिए इसको हटा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको लगा दिए थे, तो आप लिख लीजिए। देखिए ये पित्तरस कहाँ से बनता है? बनता है यकृत से, यानी लीवर से। हमारा लीवर देखने में आप देख लिए हैं कैसे दिखता है। अब ये लीवर हमेशा बनाता रहता है, लीवर जो है इस पित्तरस को हमेशा बनाता रहता है। अब जब बनता है पित्तरस, तो जब पाचन तो हो रहा है तब तो जरूरी है पित्तरस आंत में चाहिए। अब जब पाचन नहीं हो रहा है तब पित्तरस नहीं चाहिए ना, तब बाइल जूस नहीं चाहिए। जो भी एंजाइम है, वैसे पित्तरस एंजाइम नहीं है, लेकिन जो भी पाचन में सहायता कर रहे हैं केमिकल, वो सभी केमिकल तभी चाहिए जब पाचन हो रहा है। नहीं पाचन हो रहा है उसका जरूरत ही नहीं है, हमारे पेट को उसका जरूरत ही नहीं, हमारे आंत को उसका जरूरत ही नहीं। तो जब पाचन हो रहा है तभी पित्तरस की जरूरत है। पित्तरस जो है हरे पीले रंग का द्रव होता है, यानी सुगावा कलर का द्रव होता है, समझ रहे हैं। जब क्षारीय होता है, यानी कि ये बेसिक होता है, इसका पीएच 8 से ऊपर होता है, ये कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। इसीलिए मुर्गा और गाँव में से कह दिया जाता है पित्त का थैली निकाल दीजिए, नहीं तो मुर्गा तीत लगने लगता है। वैसे तो हम खाए नहीं हैं, तो वैसे तीत लगने लगता है, हम जानते हैं बस, ठीक। तो ये जो है पित्त की थैली, इसी में क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? अब मान लीजिए लीवर जो है हरदम बना रहा है, हरदम खाना नहीं पच रहा है, आएगा भोजन तभी चाहिए पित्तरस। तो जब एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए एक थैली पाई जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लेडर। क्या बोल रहे हैं? गाल ब्लेडर। अब इस गाल ब्लेडर में क्या हो रहा है? पित्तरस स्टोर हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, इसी में कैल्शियम समझते हैं, चूना को ही कैल्शियम बोला जाता है, वैसे कैल्शियम चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे कैल्शियम के कुछ पत्थर जम जाते हैं, जिसको बोला जाता है पथरी हो गया। तो पथरी हो जाता है तो इसको काट करके और इस पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। इसका ऑपरेशन यही है कि इसको काट करके निकाल दिया जाए। गल जाए तो गल जाए, नहीं गलेगा तो काट करके निकालना पड़ता है। और जब निकला जाता है पित्त की थैली तो एसिडिटी होती है लोगों में। एसिडिटी का मतलब गैस बनने लगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गैस बनने लगता है। अब आगे जब भोजन जाएगा, पित्तरस की क्रिया क्या होती है? पित्तरस काम क्या करता है? पित्तरस कुछ नहीं करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। अब ये क्षारीय क्यों बनाता है? भोजन पहले कैसा था? अम्लीय था, भोजन को क्षारीय बनाया। क्यों क्षारीय बनाया? ये जब पित्तरस भोजन में मिलेगा तो क्षारीय बन जाएगा भोजन। क्यों क्षारीय बनाना है? देखिए ये पैनक्रियाटिक जूस जो है, यानी कि अग्नाशयी रस जो है, और आंतरीय रस जो है, यानी इंटेस्टाइनल जूस जो है, ये तभी काम करते हैं। इन सब का एगो नखरा है, जैसे आपकी वाली का नखरा है वैसे इन दोनों का नखरा है। वैसे नखरा किसी का झेलना नहीं चाहिए। एक शेर है, क्या शेर है? हाँ, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है,
बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को, है मेरे दोस्त, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। तो हरदम बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, लाल हरा पीला से बच के रहना चाहिए। ठीक, देखिए अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस और आंत्र रस जो होता है, इन दोनों का नखरा होता है। क्या नखरा होता है? नखरा ये है कि ये तभी काम करेंगे सब जब भोजन जो होगा क्षारीय होगा। ऐसे ये एक्टिव ही नहीं होंगे सब, ऐसे भोजन पे काम ही नहीं करेंगे सब, भोजन पे क्रिया ही नहीं करेंगे। इन सब का यही नखरा है। तो अब ये पित्त रस इन सब का नखरा झेलता है और उसको सुधारता है। क्या करता है? भोजन जो अम्लीय था अब ये पित्त रस क्षारीय उसमें मिल जाता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, जिससे कि अब इनको काम करना पड़ता है अग्नाशयी रस को और आंत्र रस को। तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस और आंत्र रस भोजन पे क्रिया कर सकें, भोजन को पचा सकें। तो क्या लिखेंगे आगे? इसका काम क्या है? यह भोजन को, आपको दिख तो रहा है ना, यह भोजन को, वैसे तो हम आ गए हैं तो दिखेगा ही नहीं, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, जिस ताकि, यहाँ पे लिखिएगा ताकि पित्त रस सॉरी अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस की क्रिया, आंत्र रस की क्रिया भोजन पर आसानी से हो सके, आसानी से हो सके, बस इसीलिए। ठीक, अब ये एक और काम करता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम पहले लिख भी देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लिखिएगा, यह वसा का पायसीकरण, लिख तो रहा है ना आपको, पायसीकरण करता है। यह वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब क्या है? इमल्सिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अंग्रेज हम भी थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं वैसे। तो पायसीकरण जो इमल्सिफिकेशन है वसा का, ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। वसा क्या है? जैसे घी तेल वगैरह हो गया। तो वसा जो हमारे भोजन में होते हैं वो ड्रॉपलेट के रूप में होते हैं, बड़े बड़े बूंदों के रूप में होते हैं, बड़े बड़े बूंदों के रूप में हमारे पेट के अंदर, भोजन के अंदर वसा होते हैं। अब इन बड़े बड़े ड्रॉपलेट पे जो एंजाइम है, वसा के एंजाइम है, अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए वसा जो है अच्छे से पच नहीं पाया होता है। कहाँ देखे होंगे कि जो लाइपेज है, लाइपेज भी था, पेट में भी था, तो नहीं पचा। यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करने का मतलब, वसा जो होता है ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट के रूप में होता है, इस पे अच्छे से एंजाइम क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए गेहूं भे के, आप देखे होंगे गांव देहात में गेहूं धोआ जाता है, तो गेहूं भे करके और रख दिया जाएगा इसे टब उब में, तो सूखेगा नहीं? सूखेगा। उसको फैलाना पड़ता है, पसारना पड़ता है, तब जाके सूखता है। मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के उस पर धूप काम करता है, जिससे कि उसका वाष्पीकरण होता है पानी का और गेहूं सूख जाता है। वैसे ही वसा का पायसीकरण करना होता है। वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ना होता है ताकि वसा पे जो है एंजाइम की क्रिया अच्छे से हो सके, जिससे वसा पच सके, वसा का आसानी से पाचन हो सके। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना पड़ता है, जो कि पित्त रस करता है। आगे क्या है? आगे है अग्नाशयी रस। चलिए जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए, अग्नाशयी रस। आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हेडिंग लगाइए अग्नाशयी रस। आजकल हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। क्या हो गया है? हम भी किसी को तो नहीं याद कर रहे हैं कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, देखिए वसा का पायसीकरण कौन करता है? पित्त रस करता है। आगे चलिए अग्नाशयी रस, हेडिंग लगाइए अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। देखिए लीवर जो है एक नलिका द्वारा ग्रहणी भाग से जुड़ा होता है, छोटी आंत के, ये लिखवाना भी हम भूल गए। देखिए जो लीवर होता है, और यहीं पे हम लिखवा दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यकृत और अग्नाशय,
एक नलिका द्वारा छोटी आंत की ग्रहणी भाग में, ग्रहणी किसको बोलते हैं? डुओडेनम। इसको बताएं लेकिन लिखवाना भूल गए हैं। ग्रहणी भाग में जुड़े होते हैं, भाग से लिख सकते हैं, भाग से जुड़े होते हैं। ठीक। अब ये अग्नाशय क्या करता है? ये अग्नाशय रस निकालता है। तो आप क्या लिखेंगे? अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलता है। देखिए ये जो लीवर से एक नली निकली हुई है जो कि ग्रहणी भाग से जुड़ी हुई है छोटी आंत के, और एक पैनक्रियाज से नली निकली हुई है जो कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ी हुई है। तो दोनों से एक एक नली निकली होती है। उसी नली द्वारा जो है ये पित्त रस इसमें से आता है, और उसी नली द्वारा क्या आता है? ये पैनक्रियाटिक जूस आता है, यानी कि अग्नाशयी रस आता है। अग्नाशयी रस में इसमें 3 एंजाइम होते हैं। इसमें कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। अभी इसमें कुछ एडिशनल हम थोड़ा सा बता भी देंगे आपको कि शुगर क्यों होता है, वैसे हम बता देंगे। अभी वैसे ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, सिलेबस में नहीं है आपके, ज़रूरत भी नहीं है, देखा जाएगा तो बता देंगे। चलिए, एंजाइम और कार्य या पाचन, किसका पाचन कर रहे हैं? देखिए 3 तरह के एंजाइम। पहला अग्नाशयी, इसको पहला को सीधा लिख लीजिए, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है? अग्नाशयी लाइपेज। देखिए लाइपेज जो है ना, ये अमाशय में भी निकला था और पैनक्रियाज से भी निकल रहा है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अग्नाशयी लाइपेज। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है शर्करा का पाचन करने वाला एंजाइम है, एमाइलेज। कौन है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम हम बताए थे। तो अग्नाशयी एमाइलेज, ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा था? लार में भी था, अग्नाशयी एमाइलेज। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। देखिए क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में बदला था ना, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदला था। अब ये पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड से पेप्टाइड, ठीक, तो पेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में। ठीक, आगे याद रखिएगा अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन किस में होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। ठीक, अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसमें? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिएगा, माल्टोज शर्करा में, माल्टोज शर्करा। ठीक, तो ये हो गया अग्नाशयी रस के काम हो गया। अग्नाशयी रस में ये चीजें आती हैं। लाइट थोड़ा चला गया, अभी आएगा, देखिए जलेगा, अभी थोड़ा सा हल्का सा इंतजार कीजिए, जलने लगा। चलिए, तो ये हो गए अग्नाशयी रस के काम। ट्रिप्सिन हम बता दिए थे कि प्रोटीन का पाचन करता है। पीटीपी हम बताए थे, पीटीपी यानी कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइड। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइड, ये तीनों एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करेंगे। एमाइलेज जो है ये किसका? स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ये हम 3-4 एंजाइम आपको पहले ही लिखवा दिए थे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। देखिए
आगे अब क्या आएगा, अब तो अग्नाशय के काम भी हो गया। अग्नाशय में होती हैं लैंगरहंस की कोशिकाएं, लैंगरहंस सेल जिसको बोलते हैं, उसमें बीटा कोशिका होता है। उसी के कम काम करने की वजह से इंसुलिन हार्मोन कम बनता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा को सीधा सीधा कर सकते हैं कि कम करता है ब्लड से, तो वही नहीं कम कर पाता है। तो इसी वजह से इंसुलिन जो नहीं बनेगा तो ग्लूकोज कम नहीं होगा ब्लड से, तो ग्लूकोज जब कम नहीं होगा तो इसी वजह से शुगर होता है, मधुमेह होता है। ठीक, तो वैसे हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हम बोले हैं कि बस हल्का सा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब चलिए, अब अग्नाशयी रस की क्रिया हो गई। अब आंत्र्य रस, आंत्र्य रस में क्या होता है, आंत्र्य रस, आंत्र रस ये कहाँ से निकलता है, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। आज भी हमारे पास कम ही बैकअप है, लेकिन खत्म हो जाएगा पाचन। स्रावित होता है, लग रहा है थोड़ा सा है बैकअप, वैसे छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। इसमें भी 3 एंजाइम होते हैं, इसमें भी 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंजाइम का नाम लिखिए, एंजाइम, और क्या लिखेंगे, पाचन या कार्य, क्या क्या कार्य करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होता है इसमें, इसमें पहला होता है, पहला पेप्टाइड। ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्टाइड एंजाइम। दूसरा क्या है, आंत्रीय लाइपेज, आंत्रीय लाइपेज। तीसरा क्या है, डाइसेकेराइड। क्या है बाबू, डाइसेकेराइड, सेकेराइड। ये 3 तरह के एंजाइम आंत्रीय रस में पाए जाते हैं। जैसे कि लार में कई तरह के एंजाइम थे, 2 तरह के एंजाइम थे। और कौन कौन से एंजाइम लार में, हम एक बार फिर से याद दिला देते हैं। कौन कौन सा, एमाइलेज, लार में सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, और क्या था, लाइसोजाइम, म्यूकस और जल, ये 4 चीज़ें थी लार में बस। देखिए पेप्टाइड जो होता है ये क्या करता है, पेप्टाइड क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। वैसे कल हम बताए थे तो उसमें लाइपेज नहीं बताए थे, लेकिन आज रिवीजन करा रहे थे तो भूल करके बता दिए, तो गलती हो गया। पेप्टाइड जो है ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। किस में करता है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, और किस में करता है, अमीनो अम्ल तथा पेप्टाइड अणु। पेप्टाइड अणु में करता है। ठीक, अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बना होता है, तो अमीनो अम्ल और पेप्टाइड अणु में इसका पाचन कर देता है। आंत्रीय लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। किस में करेगा, वही वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा का पाचन किस में करेगा, वसीय अम्ल, अम्ल व ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। पाचन करने का मतलब तोड़ता है, किस में तोड़ता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। उसी को छोटा अणु बनाता है, वसा को छोटा अणु बनाता है। स्टार्च का पाचन इसमें माल्टोस शर्करा में हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, माल्टोस, माल्टोस व सुक्रोज, सुक्रोज और माल्टोज पढ़ते हैं इसको। सुक्रोज का पाचन किस में होता है, माल्टोस व सुक्रोज का पाचन किस में होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में। किस में होता है बाबू, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में। माल्टोस व सुक्रोज का पाचन ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में होता है। जब ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल ही जाएगी। ठीक, और फ्रुक्टोज ग्लूकोज का थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रुक्टोज है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक, हल्का सा। तो ये माल्टोज व सुक्रोज, सुक्रोज जो है चीनी है, सुक्रोज चीनी का पाचन यहीं पे होता है, छोटी आंत में ही होता है। जो इसका पाचन होता है ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में होता है। ठीक, फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है वैसे।
ठीक। तो फल से हमको डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है। देखिए, तो ये चीज़ें हैं। अब भोजन का पाचन पूरा हो गया, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो गया, आंत्र रस की क्रिया हो गई, इसका पित्त रस की क्रिया हो गई और अग्नाशयी रस की क्रिया हो गई, सभी की क्रिया हो गई। अब छोटी आंत में भोजन जो है पच गया पूरी तरीके से। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भोजन पच गया है, कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक पच करके आ गया है, यहाँ तक। ठीक। अब हम भोजन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, भोजन को अभी आगे नहीं बढ़ाना है। अब भोजन में से पचित भोजन का अवशोषण होगा। तो अवशोषण के लिए क्या लिखेंगे? अब भोजन पूरी तरीके से पच गया, अब हेडिंग लगाइए अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण यहीं पे हो जाता है। भोजन से जो भी पचा हुआ पदार्थ है, जैसे कि ग्लूकोज निकला था, फ्रक्टोज निकला था, अमीनो अम्ल निकला था, वसी अम्ल निकला था और ग्लिसरॉल निकला था, इन सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। शरीर में इसका काम है, हर जगह इसका काम है। वसा का काम हमारा फैट बढ़ाने में, वसीय अम्ल का काम हमारा फैट बढ़ाने में, हमको मोटा ताजा बनाने में वसीय अम्ल का काम होता है। तो क्या होता है, अवशोषण आता है यहाँ पे काम में, यानी कि एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पाचन हो गया अब हमारा, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? तो देखिएगा, अवशोषण यहाँ पे दो तरीके से होता है। अब भोजन जो है ना छोटी आंत में, तो इसमें से उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है, जबकि पानी का अवशोषण, ज़्यादातर पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ से अवशोषण जो है, अवशोषण क्या है? तो पचित भोज्य पदार्थों में से, पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण, पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। अब कैसे होता है ये? आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों में, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, छोटी आंत की दीवारों में विलाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं, रुकिए बता रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये विलाई है, अभी दिखा रहे हैं। ये विलाई कहाँ गए यार? स्लाइड हट गया है, छोड़िए, रहने दीजिए, इसमें स्लाइड नहीं है, गायब हो गया है। छोटी आंत की दीवारों में क्या होता है? ऐसे झाड़ूदार स्ट्रक्चर होता है, कोशिकाएं जो होती हैं ना, लगता है झाड़ू बनाई हुई है सब, उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, जिसको हम बोलते हैं नाम हिंदी में इसका भूल रहे हैं वैसे, छोड़िए, विलाई याद रखिएगा। विलाई जो होता है, क्या होता है? कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर है, झाड़ूदार स्ट्रक्चर। क्या है? झाड़ूदार स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। कैसे होता है? मान लीजिए ये छोटी आंत है, छोटी आंत ऐसे पाइप नुमा है, इसकी दीवार में ऐसे देखेंगे, एक दीवार ऐसे देखेंगे, ये दीवार है मान लीजिए, ये दीवार इसकी, तो इसमें ऐसे कोशिकाएं लगी होती हैं, झाड़ूदार ऐसे। ठीक, ये कोशिकाएं लगी होती हैं, तो इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक, रुकिए हम देख के आपको इसका नाम ही बता देते हैं हिंदी में। दीर्घरोम इनको हिंदी में बोलते हैं। दीर्घरोम यानी बड़े बड़े रोए के आकार का स्ट्रक्चर है, तो विलाई जो होता है इसको बोलते हैं दीर्घरोम। तो छोटी आंत की दीवारों में दीर्घरोम, दीर्घरोम यानी कि विलाई होते हैं। और विलाई पर क्या होते हैं? वह विलाई पर, विलाई पर क्या होते हैं? विलाई पर फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। सूक्ष्मांकुर, विलाई पर सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? इनका काम क्या है? जिससे छोटी आंत का, जिससे छोटी आंत का सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, सतही क्षेत्र बढ़ जाता है और अवशोषण, सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। और क्या लिखेंगे? और इसमें, किसमें? विलाई में, विलाई में सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, बस इतना लिखिए अभी। सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। और क्या है?
जिससे भोजन का अवशोषण हो जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि विलाई में जो है, विलाई में जो कोशिकाएं हैं उनमें ज्यादातर जो है छोटी छोटी केशिकाएं आई होती हैं। केशिकाओं का मतलब समझते हैं, पतली पतली नसें होती हैं जो कि छोटी आंत में है। ये विलाई जो कि कोशिकाएं हैं जिनको हम बोल रहे हैं झाड़ूदार कोशिकाएं लग रही हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई, ये विलाई जो है इन कोशिकाओं में थोड़ा सा, कोशिकाओं के पास थोड़ा सा ये नसें होती हैं, खून की नसें। ये खून की नसें क्यों होती है? थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और क्यों होती हैं? ताकि जो भोजन का अवशोषण हो रहा है वो सीधा ब्लड में मिल जाए। तो क्या लिखेंगे कि विलाई में क्या होता है, केशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, जाल होता है। ठीक, रक्त केशिकाओं का जाल होता है जिससे अवशोषित भोजन सीधे रक्त में मिल जाता है, सीधे रक्त में, अभी लिख लीजिए हम समझाते हैं, मिल जाता है और पूरे शरीर में, और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब देखिएगा क्या होता है। देखिए, जैसे गेहूं पसारा कहा जाता है, फैलाया कहा जाता है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिसके वजह से उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाए, सूर्य का प्रकाश पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो सरफेस एरिया बड़ा होगा तभी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा पानी, यानी कि अवशोषित होगा। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे भोजन जो है, भोजन तो इकट्ठा रहेगा, तो उसमें से थोड़ा सा पचा हुआ भोजन इकट्ठा रहेगा, उसमें से जो पचित भोजन है, जो उपयोगी पदार्थ है, उसको छांटना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे फैलाया गया होगा, सब चीज़ फैलाया गया होगा, तो उसमें से सब चीज़ें बीन सकते हैं, जो भी पचा हुआ पदार्थ है उसका अवशोषण आसानी से हो सकता है। तो इसको फैलाने के लिए क्या है, छोटी आंत बहुत लंबी है एक, तो उसके बाद क्या है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए झाड़ू टाइप का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। देखिए सरफेस एरिया कैसे बढ़ा, ये सरफेस एरिया पूरा ऐसे रहता है तो सीधा सरफेस एरिया, ऐसे ऐसे मुड़ा तुड़ा सरफेस एरिया, जिससे कि सतही क्षेत्र बढ़ गया, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और इस विलाई में जो अंगुली लाइक स्ट्रक्चर है, उनमें क्या पाया जा रहा है, केशिकाएं पाई जा रही हैं, रक्त केशिकाएं, जो कि भोजन का जो पचित पदार्थ है उसको अवशोषण से सीधे रक्त में मिला दे रही हैं, खून में मिला दे रही हैं, और खून हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, तो ले जा करके सभी कोशिकाओं को पहुंचा देगा, लो तुम ही भोजन लो, है तुम भोजन लो, ऐसे बांट देगा सबको। ठीक, तो यही होता है, इसी तरह से अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में अवशोषण हो गया, खत्म, हमारा तीसरा जो स्टेप होता है वो खत्म हो गया। चौथा स्टेप क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होगा, स्वांगीकरण कुछ नहीं है, वही है स्वांगीकरण। भोजन का उपयोग क्या है, स्वांगीकरण है। यहां से लिखिएगा भोजन का उपयोग, भोजन का उपयोग, बस क्या है, स्वांगीकरण। किस में उपयोग होगा, जैसे में क्या लिखेंगे, कोशिका द्रव्य की वृद्धि में, कोशिका द्रव्य की वृद्धि, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, वृद्धि में। उसके बाद मरम्मत में, ऊर्जा निर्माण में, निर्माण आदि में, आदि लिख लीजिए आगे, अब आप लिखते रहिएगा। तो ये हो गया स्वांगीकरण। अब जो ये क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है, तो छोटी आंत आगे चल करके थोड़ी सी अपेक्षाकृत चौड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। आरोही कोलोन जिसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलोन, इसको अवरोही कोलोन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ये जो है आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक, बस दिया है कि बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत
छोटी आंत जो है आगे चलकर अपेक्षाकृत यानी पहले से चौड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिले होते हैं उसको सिकम बोलते हैं, सिकम। तो इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये क्या है, सिकम है, इतना पार्ट क्या है, सिकम है। तो इस सिकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यानी एक पतला सा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। यही जो अपेंडिक्स होता है इसमें स्वेलिंग आ जाता है, किस वजह से, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोला जाता है। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है जो कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब इसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है। अवशेषी अंग, जब हम साग पात खाते थे तो उसके लिए, मतलब घास फूस खाते थे तो उसके लिए ये होता था, उसको पचाने के लिए। अवशेषी अंग स्टार्च, उसको क्या कहते हैं, सेलुलोज वगैरह को पचाने के लिए, ठीक। अवशेषी अंग है कौन सा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो अब लिखते हैं हम बड़ी आंत के बारे में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा हेडिंग लगाइए, बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि अब भोजन कहाँ जाएगा, अवशोषण के बाद जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में ही पानी का अवशोषण हो जाता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, लिखिएगा कि छोटी आंत, छोटी आंत आगे चलकर अपेक्षाकृत चौड़ी हो जाती है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत कहते हैं, ठीक। अब ये बड़ी आंत जो है ये क्या करता है, इसमें जल का अवशोषण होता है, लिख लीजिएगा, इसमें जल का अवशोषण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ऐसे लिखिए, देखिए इसमें पहले लिख लीजिए, भाग मत लिखिए, 3 भाग नहीं होते, लगभग 4 भाग होते हैं, अभी बताते हैं, देखिए। और आरोही कोलोन, आरोही कोलोन, कोलोन, इसमें 3 कोलोन होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन। तीसरा क्या है, तीसरा है अवरोही कोलोन। बड़ी आंत का, बस लिखते जाइए, अभी हम समझा देते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय, मलाशय होता है, जो मल द्वार में खुलता है, मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है, बाहर खुलता है। आशा है कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, कहाँ से कि मार्कर जो है अब हल्का चलने लगा। मल द्वार द्वारा खुलता है। इसमें अपचित भोजन, मतलब कि जो पच नहीं पाया है, जो हमारा पेट जो है पचा नहीं पाया, अपचित भोजन एकत्रित होता है, ठीक, यही होता है। देखिए क्या होता है, समझा देते हैं आपको। बड़ी आंत का अंतिम भाग, ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। इसमें क्या होता है, हमारा मल स्टोर होता है, अपचित भोजन स्टोर होता है, और वही जो है हम लैट्रिन के फार्म में बाहर निकालते हैं, ठीक, बाथरूम के फार्म। तो ये जो मलाशय होता है इसमें अपचित भोजन होता है। ये किसके द्वारा बाहर खुलता है, गुदा द्वार, जिसको मल द्वार भी बोला जाता है सिंपली। तो ये मल द्वार द्वारा बाहर खुल जाता है। अब क्या होता है, अब अगला चरण होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, क्षेपण, ये 5वां लास्ट चरण है, लास्ट स्टेप है इसका। बहिक्षेपण में क्या होता है, अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। अपचित भोजन को, ये सब सिंपल था इसलिए हम इतना तेजी से पढ़ाएं। भोजन को मल द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा शरीर से, मल द्वार या गुदा द्वार लिख सकते हैं, शरीर से बाहर
निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण यहाँ पे गलती लिखे हैं हम, क्षेपण कहते हैं, गलती लिखने का हमारा आदत है वैसे। ठीक, आप इसको सही करते रहिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, यानी आपको भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्वालिटी बढ़ाइए, आपको ज़रूर दिखेगा। ठीक, थोड़ा सा हल्का मार्कर है तो लास्ट में थोड़ा सा वीडियो में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा पाचन कंप्लीट हो गया, मनुष्य में पोषण कंप्लीट हो गया, एक जो हमारा जैव प्रक्रम था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे क्या, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम बना करके आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और सभी एंजाइम के नाम याद कर लीजिएगा। और सब तो सब अपने मन से लिखना है यार, और कुछ नहीं लिखना है, कहाँ है कौन सा भाग होता है वही सब लिखना है। तो और सब तो अपने मन से लिखना है। और एंजाइम का नाम आप याद रख लीजिएगा, कौन किसका पाचन करता है ये याद रख लीजिएगा। आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स ले सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।